मेरा इतना अच्छा रैंक नहीं आया। मैंने भी टीएनसी का टेस्ट सीरीज और जो वीडियो रेशनल है वो वाला कोर्स ले लिया, क्योंकि मुझे ना एम्स में जाना ही, एम्स में जाना नहीं, अच्छे रैंक के साथ एम्स में जाना है। कुछ करना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। 7 या 8,000 जैसी रैंक थी मेरी, मुझे रैंक तो लाना ही है। मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज को अच्छे से फॉलो किया है। खुद से पढ़ते हैं ना तो कभी कभी ना वो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में हम गलती कर देते हैं। मुझे लगा कि अगर इस बार एग्जाम नहीं दूंगी ना तो मेरे सब ना वो जो कॉन्फिडेंस है ना मेरा, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। टीएनसी ना एम्स वालों के माइंड जान लेती है कि क्या पूछेंगे वो लोग। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल बोजा पलाया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना, एक बार फिर से आप सभी साथियों का इस इंटरव्यू सेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ है बहुत ही जबरदस्त टॉप रैंकर्स, जिन्होंने ली एक बहुत ही जबरदस्त सफलता और बहुत ही शानदार संघर्ष के बाद इस सफलता को हासिल किया। किस प्रकार से ड्यूटी के साथ मेहनत करना और उसके साथ एक बहुत ही जबरदस्त रैंक को हासिल करना इन्होंने अचीव करके दिखाया। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं निराली जी। थैंक यू सो मच सर। एक आपने, निराली जैसा आपका नाम है वैसा ही आपने एक अनोखा काम करके दिखाया है। बहुत ही जबरदस्त रैंक आपने हासिल की है। तो कैसा लग रहा है इस समय? अभी तो वो जो फीलिंग है ना वो बता ही नहीं जा सकती सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है और बहुत ही जबरदस्त एक अच्छी रैंक आपने हासिल की है। तो ये रैंक में भी आप ही के मुंह से सुनने वालूंगा और मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत करूंगा। और आज आपसे मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो बच्चे अमूमन जानना चाहते हैं कि टॉपर्स कैसे बनते हैं, टॉपर्स किस प्रकार से पढ़ता है, टॉपर्स का स्ट्रगल कैसे रहता है और टॉपर्स क्या अलग करता है जिसकी वजह से वो इतनी अच्छी रैंक को हासिल करता है। तो आज इस इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऊपर आने वाले हैं, तो बिल्कुल तैयार है? यस सर। तो शुरुआत करते हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम निराली गोहिल है। मैं गुजरात से हूँ। मैं गुजरात में राजकोट शहर से। मैं 2020 में मैंने मेरा नर्सिंग कंप्लीट किया था। फिर 2021 में गुजरात गवर्नमेंट की जॉब आई थी, तो एग्जाम आई थी, तो मैंने उसे क्लियर करके 2021 में राजकोट पीडीयू हॉस्पिटल में वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने 2023 में नोट सेट दिया। 2024 में भी नोट सेट दिया था। और 2023 में जो नोट सेट दिया था उसमें मेरा इतना अच्छा रैंक नहीं आया। तो फिर मैंने टीएनसी के बारे में सुना कि मेरी दोस्तों को ना, सभी दोस्तों का अच्छा रैंक आया था। तो मैंने उससे पूछा कि आप लोगों ने कहाँ से पढ़ाई की। तो उन लोगों ने बताया कि टीएनसी से पढ़ाई की। फिर मैंने टीएनसी के बारे में जाना, तो फिर मैंने भी टीएनसी का टेस्ट सीरीज और जो वीडियो रेशनल है वो वाला कोर्स ले लिया। फिर वहां से मैंने कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट की, और रिजल्ट तो आपको पता ही है कि क्या है आज। ऑल इंडिया रैंक बता दीजिए आप आज अपने मुंह से कितना? मेरा ऑल इंडिया रैंक 37 है। ओके, बहुत ही जबरदस्त। अब मैं जो आपके जो कंक्लूजन पे पहुंच पा रहा हूँ, 2020 में पास आउट, 21, 22, 23, 24, 4 साल की जर्नी और एक जो लगातार आप बता रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में ड्यूटी करना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप पहले से ही लगे हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट की यस हॉस्पिटल सर। में जहां तक मुझे पता है कि ज्यादा रस रहता है, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। इतनी सारी भागदौड़ वाली जिंदगी के बीच किस प्रकार से तैयारी कर लेती हैं आप? मेरा ना जो ड्यूटी आवर्स होते हैं ना वो 6 आवर्स थे, तो मैं ना ड्यूटी के अलावा 7 to 8 आवर्स स्टडी करती थी कंटिन्यू। और जो ऐसा नहीं कि एक दिन स्टडी करना, दूसरे दिन छोड़ देना, तीसरे दिन फिर से करना, ऐसे कंटिन्यू 6 आवर्स तो करना ही है। तो ऐसे कंटिन्यू में 6 आवर्स ड्यूटी करती थी। और ड्यूटी के टाइम में भी जो हमारा जो डिपार्टमेंट था ना वो स्पेशलिटी डिपार्टमेंट था, यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। तो उसमें भी सब पेशेंट आते थे ना, तो उसकी फाइल ना मैं थरोली चेक करती थी कि उसमें क्या डायग्नोसिस है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, इसमें आगे क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या हो सकते हैं। तो ऐसे में पढ़ाई करती थी ड्यूटी के ओके, समय पे। ये बच्चों का ये सबसे बड़ा अमूमन रहता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहती है। बच्चा हम्म। 2 दिन पढ़ता है, फिर तीसरे दिन फिर से छोड़ देता है। और आप वाली कंडीशन में तो बिल्कुल हरगिज नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है कि यार ड्यूटीज भी करो, फिर 6 घंटे घर पे जाके फिर भी पढ़ो। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आता था? क्योंकि मुझे ना एम्स में जाना ही है।
कि अच्छा रैंक लाना है, ऐसे एम्स में जाना नहीं, अच्छे रैंक के साथ एम्स में जाना था। तो मैंने सोचा कि अगर जो मुझे कुछ करना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ऐसे बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा। तो गुड गुड कंटिन्यू गुड। 9 बजे, 9 बजे लाइब्रेरी चली जाती थी, 1 बजे आ जाती थी, फिर 2 बजे से मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती थी, तो 8 बजे तक ड्यूटी होती थी। फिर 8 बजे घर पे आके 9 बजे फ्रेश होके फिर से पढ़ती थी। बहुत ही जबरदस्त मेहनत की है, और ये आज जो बच्चे देख रहे हैं उन सभी को पता लगेगा कि रैंकर्स बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और ये मेहनत जब लगातार कंटिन्यूटी होती है तो 100% सफलता में कन्वर्ट होती है। अब मैं ये यस जानना सर, चाहता हूँ कि जब डेफिनेटली। आपने टीएनसी के साथ लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करना शुरू किया, पहला एग्जाम जो दिया था, कौन सी रैंक आई थी, कुछ याद है? वो तो बहुत बुरी रैंक थी सर, 7 7 या 8,000 जैसी रैंक थी मेरी। उस तब दिन मैंने अपने आप सोचा पे। कि जो टीएनसी का स्कोर आता है ना, रात को मैसेज आता है कि आपकी रैंक इतनी है, इतने स्टूडेंट, तो मैंने इतने इतने कितने सारे बच्चे एग्जाम देते थे, तो मैंने सोचा कि मुझे कंपटीशन तो है भाई, अभी मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ भी करके मुझे रैंक तो लाना ही है। ओके, टीएनसी में आप लगातार कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे थे, और आपने बोला कि मेरी रैंक इतनी पीछे आई, तो मुझे लगा कि यार कंपटीशन तो बहुत जबरदस्त है। सबसे अच्छी रैंक कौन सी आई है टीएनसी के अंदर? अच्छी रैंक मेरी ना 7 थी। 7 के करीब आपकी बहुत ही बेस्ट रैंक आई थी, और लगातार आप कंटिन्यूसली एग्जाम दे रहे थे। जब आप लगातार एग्जाम दे रहे थे तो बहुत सारी गलतियां होती थी, गलतियां होना अमूमन है, एक ह्यूमन नेचर है। तो उसको सुधारने के लिए क्या करते थे? मैं क्या करती थी कि टेस्ट ना बहुत अच्छे से देती थी। जब भी टेस्ट देती थी तो एकदम मतलब ना क्या क्या करती थी कि जो मेरे रॉन्ग आंसर होते हैं ना उसको मैं लिख लेती थी बुक में। फिर वो टेस्ट एक बार प्रोसीजर की टेस्ट होती है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होती है, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज में लाइक साइकाट्रिक की टेस्ट है तो सभी साइकाट्रिक की टेस्ट एक ही बुक में लिखती थी। इसमें जो मेरे रॉन्ग आंसर है और जो राइट आंसर है वो भी मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 3 दिन बाद में भूल जाऊंगी, तो ऐसे भी मैं आंसर में लिख लेती थी, क्वेश्चन और आंसर लिख लेती थी, फिर बार बार उसको रिवाइज करती थी मैं ओके, टेस्ट को। कौन सी ऐसी बुक्स थी जो आपके इस सफलता वाली जर्नी में साथ चल रही थी? अभी तो मैंने जो लास्ट 6 मंथ से ना मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज को अच्छे से फॉलो किया है, और यूट्यूब में एडवांस सीरीज जो अवधेश सर लेते थे ना उसको, वो उसके ओके, लेक्चर मैं उसके यूट्यूब लेक्चर की देख बात के आ गई मैं तो थोड़ी रिवाइज सी कर। यूट्यूब के बारे में भी बात करता हूँ। यूट्यूब में क्या होता है कि थोड़ा सा रहता है कि एक वीडियो आता है, उसके बाद रील आने लगती है, रील देखते जाओ, रील देखते जाओ, रील देखते जाओ। कैसे नहीं कंट्रोल नहीं ये नहीं, रील्स तो मैं नहीं देखती थी, क्योंकि ना ड्यूटी आवर्स में भी मैं ना ऐसे पहले मैं सुबह उठती थी ना तो मेरा टाइम टेबल बना लेती थी कि आज सुबह मुझे ये 3 लेक्चर देखने, फिर वो सुबह से लेके टेस्ट सीरीज जो आती है 3 और 4 टेस्ट होती है तो वो टेस्ट देनी है। तो मैं ऐसा डिसाइड कर लेती थी कि मैं ड्यूटी पे जाऊंगी ना उससे पहले मैं इतना करके जाऊंगी, तो फिर वो रील्स देखने का टाइम ही नहीं मिलता था सर। बहुत बढ़िया। बहुत वीडियो एमसीक्यू और जो एडवांस सीरीज का आप जिक्र कर रहे थे, कैसा लगा आपको कंटेंट? वो तो सर अगर ना हम खुद से पढ़ते हैं ना तो कभी कभी ना वो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में हम गलती कर देते हैं, पर वो क्या सर पढ़ाते थे ना तो फिर वो कॉन्सेप्ट ना पूरा याद रह जाता था कि कोई पढ़ा रहा है तो वो एकदम से याद रह जाता था, तो बहुत ही उसने हेल्प बहुत किया। ओके, एग्जाम हॉल से पहले, एग्जाम हॉल में जाने से पहले रहता है कि यार पिछला नोट सेट भी नहीं हुआ, इतने लंबे समय से संघर्ष भी कर रहे हैं, और एक मन में डर बहुत बड़ा लगा रहता है कि डर हो अब इस बार भी होगा नहीं, और इस बार भी आपको, इस बार भी राजकोट की सीट नहीं थी, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारे माइंड में एक अमूमन रहता है कि यार इस बार एग्जाम दूं या नहीं दूं। बहुत सारे कंडीशन रहते हैं, तो उस एंजाइटी को किस प्रकार से हैंडल किया आपने? नहीं, मुझे राजकोट की सीट नहीं थी वो बात अलग है, पर मुझे एग्जाम देनी थी, क्योंकि मुझे ना एग्जाम तो मुझे लगा कि अगर इस बार एग्जाम नहीं दूंगी ना तो मैं सब ना वो जो कॉन्फिडेंस है ना मेरा वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो एक कॉन्फिडेंस था कि टीएनसी की टेस्ट सीरीज मैंने मतलब टेस्ट मैंने इतनी दी है ना कि एग्जाम के पहले मैंने ऐसा ही सोचा था कि ये मेरी ना टेस्ट ही है, टीएनसी वाली टेस्ट ही है, तो मुझे ऐसे ही ओके, देना है। बिल्कुल। इतना टेंशन लिया ही नहीं कि एग्जाम में जा रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज हाँ देके ही आप समझ के आ गए। इस बार, हाँ इस बार थोड़ा सा पैटर्न एम्स ने बदल दिया। एम्स ने पहले हाँ हर बार पैटर्न बदलता है, आने वाले समय में फिर से पैटर्न बदलेगा हर बच्चे के लिए। मैं भले से बताऊं,
हर बार एम्स कुछ न कुछ नया करता है। तो पैटर्न बदला, 18 मिनट 20 MCQ। नहीं लगा कि यार ये एम्स क्या चाहता है हमसे? हाँ सोचा था, क्योंकि वो ना मतलब कोई ऐसा सेक्शन आता था जिसमें बहुत लेंथी क्वेश्चन थे, तो उसमें ना टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। फिर कोई एक सेक्शन में वो वन लाइनर क्वेश्चन आते थे, तो टाइम ही टाइम होता था। तो फिर ना हमें वो स्पीड भी, वो टीएनसी की जो टेस्ट सीरीज दी थी ना, उसमें वो ही प्रैक्टिस कराई थी कि वो जो एम्स की पैटर्न थी उस तरह से ही टीएनसी की टेस्ट सीरीज थी। तो वहां पे ना वो एकदम से प्रैक्टिस हो गई कि नहीं, अभी तो 18 मिनट में कितना भी लंबा क्वेश्चन आ जाए, हमें करना ही है, वो पूरे क्वेश्चन तो खत्म करने ही है। इससे तो फिर वो टेस्ट सीरीज ने बहुत हेल्प की। ओके। ये था कि कंटिन्यूसली एग्जाम दे रहे थे रोज। ऐसे क्वेश्चन मिलते थे, प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन टीएनसी ने खुद ने क्रिएट किए, खुद से बनाए। फिर ऊपर से नए नए हर टॉपिक में से हम लोग नए नए क्वेश्चन बनाते रहते थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये टीएनसी वाले कहाँ कहाँ से, मैंने तो ये भी बुक पढ़ ली, ये भी बुक पढ़ ली, फिर भी ये नए नए क्वेश्चन कहाँ से ले आते हैं? नहीं, मुझे ना वो क्या होता है कि कुछ नया नया जानने का ना बहुत शौक है। तो वो जो ऐसे क्वेश्चन आते थे ना, तो मुझे अच्छा लगता था कि नहीं, मेरे को आता नहीं है तो मुझे सीखना है ये वाला। तो फिर मैं क्या करती थी कि वो पूरी टेस्ट में मार्क्स कम भले ही आते हो, तो फिर मैं पूरी टेस्ट लिख लेती थी कि प्रोसीजर की ओके। टेस्ट है तो प्रोसीजर में पहले, मतलब प्रोसीजर के पोजीशन से लेके एंड तक का जो पूरा टॉपिक है टेस्ट में, वो सब लिख लेती थी। फिर दूसरी बार रिवाइज करते हैं ना, तो फिर इजी लगता है। ओके, नॉट सेट प्रीलिम्स में बहुत ही जबरदस्त पेपर आया था और थोड़ा सा डिफिकल्ट इस बार हाँ। पेपर था। तो एग्जाम देने के बाद लगा कि यार प्रीलिम्स होगा कि नहीं, कैसे जाएगा, इतने टफेस्ट पेपर हो गया? नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस तो था कि प्रीलिम्स तो मेरी हो ही जाएगी। ओके, एक मेंस के कॉन्फिडेंस बारे में बता लेवल हो। दीजिए। मेंस में जब पेपर खत्म करके मैं बाहर आई ना, तब मैंने दूसरों से जो बात होती है ना एग्जाम सेंटर के बाहर, तो सभी ने पूछा कि तेरा कैसा पेपर गया, तो मैंने कहा मेरा तो बहुत अच्छा गया, क्योंकि हमारा इतना इतना अच्छा तो पेपर नहीं था, मतलब टफ क्वेश्चन तो थे। तो मैंने कहा, फिर मैं सोचने लगी कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना, ज्यादा ही क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं कर दिया ना, सोच रही थी। फिर नहीं, मैंने कहा कि कोई नहीं, जो रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। ओके, रिजल्ट आया और सबसे पहले इस रिजल्ट को देखा किसने? रिजल्ट मैंने खुद ने ही देखा था। तब ना मैं ड्यूटी पे थी। तो फिर मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया कि रिजल्ट आया है, तूने देखा है? तो मैंने कहा नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं देखा। तो मैंने सोचा अभी देख लेती हूँ। इतना रैंक आएगा, इतना अच्छा रैंक आएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा था कि शायद क्वालिफाई तो हो ही जाऊंगी, पर इतना अच्छा रैंक आएगा वो नहीं सोचा था। फिर मेरा 37वां रैंक आया ना, तो मैंने दोबारा से मेरा रोल नंबर चेक किया कि ये मेरा ही रोल नंबर है ना। खुद पे भरोसा नहीं होता उस समय, इतनी बड़ी रैंक देखा ना यार, ये 37 हाँ। कैसे आ गया? कि यार ये 37। हाँ वो सर। कई लोग तो शौक हो जाते कि यार मैंने इतना अच्छा तो नहीं किया था, लेकिन फिर वो हाँ। आपको लगता नहीं है, लेकिन पीछे जो बैक स्ट्रेटजी होती है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करती है। बहुत सारे बच्चे इस समय जानना चाहते हैं कि कितने घंटे पढ़ते थे, वो आपने बता ही दिया कि मैं ड्यूटी के साथ 6 घंटे पढ़ना कंटिन्यूसली आपने मेंटेन किया। मेंस के पेपर के अंदर कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे? मैंने ना 91 अटेम्प्ट किए थे। लगा नहीं कि ज्यादा अटेंड कर दिए? या कभी कभी होता है ना कि पेपर देने के बाद हमें फील होता है कि यार मैंने 91 अटेंड कर दिए, ये फीलिंग आपके अंदर आई थी या पहले से प्री डिफाइन थे कि हाँ मैं तो इस बार 90 पार जाऊंगी? नहीं मैंने नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं था कि मैंने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए, पर मैंने जो मेरे को दो ऑप्शन में श्योरिटी नहीं थी ना, वो ऑप्शन मैंने मतलब रिस्क ले लिया था इस बार। पर इतना भी रिस्क नहीं लिया था, ज्यादातर ना मुझे क्वेश्चंस के आंसर पता थे, आते थे। ओके, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार चीजें आप कंटिन्यूसली इस इंटरव्यू में बता रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों को इस समय बहुत जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। माइनस मार्किंग का आपने बताया कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और 6 घंटे आप पढ़ रहे थे, 91 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे, और ये सारी चीजें आप बता रहे थे। जब बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर मैं हमेशा टेस्ट होता है, ये बच्चों के सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूसली ये हमसे पूछते हैं, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैं कंटिन्यूसली मेहनत करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, मेरा स्कोर बढ़ता ही नहीं है। मैं टेस्ट रोजाना देता हूँ, रोजाना टेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो
क्या लगता है वो बच्चे क्या गलती कर रहे होंगे? वो जो एनजाइटी के फेज में हम ना टेस्ट देते हैं ना, तो उसमें हमें शायद मतलब कई बार क्या होता है कि टॉपिक का वो टॉपिक अगर आता भी हो ना तो हम गलत कर देते हैं। तो ऐसे एनजाइटी के फेज में कभी भी टेस्ट नहीं देनी चाहिए। अगर हमें ना, जो मैं क्या करती थी कि सभी बहुत कुछ बच्चे क्या करते थे कि बहुत सारी बुक प्रिफर करते थे। मैंने कभी इतनी सारी मल्टीपल बुक्स कभी भी प्रिफर नहीं की। एक ही बुक प्रिफर करती थी, बार बार पढ़ती थी। तो वो जो रिवीजन होता है ना, उससे ना कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मतलब वो क्या होता है कि अगर मल्टीपल बुक प्रिफर करे ना तो कंफ्यूजन होता है ना, वो बहुत होता है। इस बुक में तो ये आंसर दिया, इस बुक में तो ये आंसर दिया है, तो मुझे क्या करना है, वो सिलेक्ट क्या करना है। तो एक ही बुक प्रिफर करनी है, ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करना है। और एनजाइटी के फेज में मैं एग्जाम नहीं देती थी कभी भी। टीएनसी के अंदर आपको सबसे बेस्ट चीज क्या लगी कि टीएनसी के अंदर मुझे ये चीज सबसे अच्छी लगती थी? टीएनसी की ना टेस्ट सीरीज, मैं ऐसे टेस्ट सीरीज वो क्या थी कि जो एम्स, मुझे नहीं पता पर टीएनसी ना एम्स वालों के माइंड जान लेती है कि क्या पूछेंगे वो लोग। मतलब टीएनसी की टेस्ट सीरीज ना वो ही एम्स का पेपर मुझे तो लगा। बिल्कुल, आज ये आपने बहुत ही जबरदस्त बात बोल देती है कि टीएनसी एम्स वालों का माइंड जान लेती है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल हाँ फैक्ट भी है कि एम्स की लगातार अब जब लोग ड्यूटी करते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें पता लग जाता है कि एम्स क्या चाहता है, एम्स क्या पूछने वाला है, और एम्स एम्स के अंदर किस चीज की डिमांड होने वाली है, तो वो चीजें पता लग जाती है। उस हिसाब से फिर हम लोग अपनी मेहनत करते हैं, क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं और वही एग्जाम में आ जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही जबरदस्त आपको बेनिफिट भी मिला है। एक चीज से और पूछना चाहता हूँ, इस समय टॉपर्स ने जो टीएनसी के साथ कोर्स ज्वाइन किया और लगातार चल रहा था, तो मैं आपसे लास्ट में ये पूछ लेता हूँ कि सजेशंस चाहिए बच्चों को कि यार हम भी एक अच्छी रैंक लेके आए, निरली लेके आई है 37, तो हम ले इसकी भी रैंक को रिकॉर्ड को तोड़ दें, तो सजेशंस क्या रहेंगे? नहीं, मतलब ना कंसिस्टेंसी ना रखनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 12 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है। जितने भी घंटे पढ़ो, पर अच्छे से पढ़ो कि वैसे ही मतलब याद नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं। वो 12 घंटे ऐसे ही बैठे रह के एक बुक खोल के ऐसे पढ़े ही जा रहे, पर कुछ गेन ही नहीं करने, तो ऐसे कभी भी नहीं पढ़ना। अगर 2 घंटे पढ़ो तो रोज 2 घंटे पढ़ो, पर अच्छे से पढ़ो कि याद रहे, ऐसे पढ़ो। तो मैं तो, अगर शायद मेरी ड्यूटी हेक्टिक ड्यूटी होती थी, नाइट ड्यूटी होती थी, तो मैं नाइट में भी पढ़ती थी, पर दिन का मैंने जो घंटे डिसाइड किए इतना घंटे में पढ़ती तो थी। मतलब और कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, गुजराती बंदे भाई साहब फिक्स मैं मानता हूँ कि कंसिस्टेंसी के मामले में और मेहनत के मामले में तो सबसे पूरे भारत में अव्वल है। तो ये बात भी सही है कि पूरे भारत को गुजराती चला रहे हैं, तो इस बार सही बात बोलूंगा, बहुत अच्छी बात है और बहुत ही शानदार। मेहनत के मामले में सबसे टॉप रहते हैं और मेहनत एक बार ठान लिया तो ठान लिया, वो करके ही दिखाना है। बहुत ही शानदार इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू में आपने बहुत सारी चीजें बताई जो बच्चों के फायदे में रहेगी और बच्चे इस चीज को फॉलो करेंगे और आने वाले समय में आप भी की तरह एक अच्छी रैंक लेके आएंगे और आने वाले समय में आपसे भी अच्छी रैंक लाने की कोशिश करेंगे। इस इंटरव्यू सेशंस को आपने अटेंड किया, बहुत सारी बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते उस धरती का नाम, साथ ही साथ जिस हॉस्पिटल में आप रहते हैं और आपके कलीग्स ने आपकी हेल्प की, उन सभी का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। सर।